सखी सहेली कार्यक्रम की सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ बैठी हैं हंसती मुस्कुराती मंजरी। मंजरी, मेरा नमस्कार आपको भी। जी मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। और बस हंसता खिलखिलाते जैसे हम यहाँ पर हैं, तो हम लोगों के साथ आप भी पूरा 1 घंटे जमकर हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, क्योंकि हमारी बातों में अगर आपको हंसी ना है तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, है ना? ये बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात पूछना चाहती हूँ जी, आप ये मत सोचना कि लो कार्यक्रम शुरू हुआ है और मंदाकिनी ने तो प्रश्न पूछने शुरू नहीं, ये तो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज मंदाकिनी जी हैं तो वो प्रश्न पूछ सकती है और श्रोताओं को पता है कि मंजरी जवाब भी मस्ती भरे दे सकती है। जी, तो आज आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं? इतनी सुंदर आपने ड्रेस पहनी है, ये बहुत ही प्यारा पीला सा कलर है, और ये जो गुलाबी रंग का आपका दुपट्टा है, आपका जो चेहरा है, आपके कान में जो नगीने लगे हुए हैं, है ना, और हाथों में जो सुंदर कंगन है, और जो नाखून है उसमें खूबसूरत सी नेल पॉलिश आपने लगा रखी है, और चमकते हुए मोती जैसे आपके दांत। क्या बात है। माथे पर खूबसूरत बिंदिया और मांग में सिंदूर। ये इतना खूबसूरत जो आप रूप लेकर आई हैं, इसका राज बताइए। नहीं, इसका तो राज ये है कि जब श्रृंगार करने का मन किया तो कर लिया, और जब हम कपड़े पहनने चले तो मुझे लगा इसमें जो वर्क है, जो काम है, वो हाथ का है, तो उसमें शीशे भी लगे हैं, तो लगा कि ये तो भाई आज जो हमारा विषय है ना प्यारा सा, उससे कुछ मिलता जुलता ही है। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा पहन के चलते हैं। और आपने तो मेरी इतनी सारी तारीफ कर दी, अब हम श्रोताओं को क्या बताएं कि हमारे सामने मंदाकिनी जी बैठी हुई है, एकदम आसमान का एकदम कलर लेकर आ गई है, और जो नदियों का जल होता है, शीतल जल होता है, उसकी जो धारा नीली सी दिखती है, बिल्कुल वैसी वो खूबसूरत सी प्यारी सी शांत और चुलबुली सी भी लग रही है। क्योंकि आज उन्होंने पहले कह दिया कि आज कुछ मैं तुम्हारे साथ छेड़खानी कर सकती हूँ, है ना। तो चलिए, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, और स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं सभी का कि आज के जो हमारे विषय है वो बता देते हैं, क्योंकि आज हस्तकला सप्ताह है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और घर में बड़ों का सम्मान, घर में ही, घर के साथ साथ हमें सब जगह बड़ों का सम्मान करना है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे संदेश हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेज दिए, तो उनको भी पढ़ेंगे। और एक बात और है कि निमंत्रण देते समय किन बातों का ध्यान रखें, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और जब हम निमंत्रण दे ही रहे हैं तो एक निमंत्रण और दे देंगे कि चलिए हमारे साथ घूमने पर्यटन पर कनाताल हिल स्टेशन। अरे वाह, क्या बात है, सर्दी का मौसम और कनाताल हिल स्टेशन। मैंने कहा वहीं लेके चलते, सबको सर्दी तो वैसे ही सब ठिठुर रहे बेचारे, लेकिन और बढ़ा देंगे। हाँ, खूबसूरती भी बढ़ाएंगे वहाँ की, देखेंगे हवाएं जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कनाताल है क्या। सही बात है। और उसके बाद हम वो दिन याद करो में बात करने वाले हैं जब किसी से मदद ली, है ना, क्योंकि मदद हम लेते भी हैं और मदद देते भी हैं। तो ये जिंदगी का एक महत्वपूर्ण ऐसा पड़ाव है जहाँ हमें मदद की जरूरत भी पड़ती है, और कई लोग हमसे भी मदद लेते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह की मदद हो सकती है। बिल्कुल, किसी भी तरह की हो सकती है। तो हमारे श्रोता इस पर विचार लिखना शुरू कर दें। अरे सबने लिख भी दिया है। अच्छा। बस पढ़ने की बारी है, हमारी शुरुआत करने की बारी है। लेकिन मंदाकिनी जी पहले गीत सुना देते हैं, फिर बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज हम चर्चा करते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, पूरे सप्ताह का समारोह पूरे देश के सभी कारीगरों के लिए विशेष समय है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में अपने महान कार्यों को उजागर करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। और इस सप्ताह में ये आयोजित प्रदर्शनी पूरे देश के लाखों समर्पित हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बड़ी उम्मीद और अवसर प्रदान करता है। ये एक महान कार्यक्रम है जो हस्तशिल्प की वर्षों की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने में मदद कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए ऐसे ही और लिखा है उन्होंने, ये हमारे सखा लिखते हैं हस्तकला सप्ताह, कहने को तो ये हस्तकला सप्ताह है, लेकिन ये हस्तकलाएं किसी सप्ताह के मोहताज नहीं, अपितु हस्तांतर्गत वो कलाएं हैं जो आजीवन ही जीवंत होती रहती हैं, और अन्यों के लिए ही नहीं अपितु स्वयं के लिए भी एक उदाहरण बनती है। हमारे आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में इनका भी हाथ है। इनके ही भली भांति प्रोत्साहन हेतु ये साप्ताहिक आयोजन हुआ करते हैं, जिससे उन्हें उनके प्रदर्शन करने का एक उचित मंच और मूल भी मिला करता है। इस दृष्टिकोण से ये साप्ताहिक आयोजन महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि ये हमेशा ही चलना चाहिए। उनकी कलाओं को जब भी हम देखें, जहां भी ऐसे बाजार लगे, तो उनको हम वस्तुओं को सराहें और खरीदें कि उसे खरीदें, ताकि उनकी भी जो रोजी रोटी है वो चले, और हमें हस्तकला का महत्व समझ आए कि हमारे भारतीय परिवेश में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे हुनरमंद भाई बहन लोग हैं, उनके लिए बड़ा खास मौका होता है, और किसी उत्सव
से कम नहीं होता जब वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं अपनी कला का, और एक स्थल पर उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की जो प्रदर्शनी लगती है, जगह जगह से वो आते हैं और अपने बने बनाए सामानों को भी प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, और लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, वहां पर जाते हैं समारोह में, देखते हैं कि वहां क्या होगा, कैसी चीजें होंगी, उन्हें खरीद लेते हैं और पढ़ने ओढ़ने से लेकर घर की सजावटी कलात्मक खूबसूरत कारीगरी के सामान, लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर भी होते हैं वहां पर मंदाकिनी जी, और जूट से बनी हुई वस्तुएं, चीनी मिट्टी के पार्ट बेहद खूबसूरत और चटक रंगों में वहां पर उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल, और हस्तशिल्प के माध्यम से वर्षों की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यों की त्यों हमें मिलती है, वो बनी है क्योंकि, और कई बार उनकी बनावट वही रहती है, मगर उनको और सुंदर दिखने के लिए सुंदर रंगों को फूल पत्तियों से, रेशमी धागों से, लेस से सजाया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। बिल्कुल, और इस हस्तकला सप्ताह में क्रेता विक्रेता आपस में वस्तुओं पर चर्चा करते हैं, उनकी बारीकियां, मेहनत को समझकर उचित दाम पर वो खरीदते हैं, और भारतीय कलाकारों द्वारा कलात्मक प्रदर्शन होता है, एवं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला होता है ना, वे अपनी कला का सजीव प्रदर्शन करते हैं वहां पर, और इसके साथ ही तरह तरह के भारतीय भोजन और व्यंजनों के स्टाइल भी लगते हैं जी, जिसका लुत्फ आपने भी उठाया होगा, हमने भी, और हमारे श्रोता भाइयों ने भी उठाया होगा, हम सभी ने उठाया, क्योंकि जैसे ही हम इन मेलों में जाते हैं, इन प्रदर्शनियों में जाते हैं ना, तो वहां जब स्टॉल लगी होती है तो सबसे पहले खाने का मन होता है। देखिए, खा लिया जाए। इस समय, इस महीने में हर जगह लगी हुई है प्रदर्शनियां, तो मैं सोचती हूँ प्रोग्राम के बाद आपको भी ले चलते हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीनी, मैं यही कहने वाली थी कि मंजरी, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा हम भागते दौड़ते जाएंगे और वहां जाकर एंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे, साथ ही जो हस्त कला के हमारे सामने प्रदर्शन है, जो चीजें हैं, उनमें से कुछ खरीद कर लेकर आएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हस्तशिल्प के द्वारा महिलाओं को जो अवसर मिलता है कि वे अपने हुनर को आगे बढ़ाएं और महिलाओं को कला सिखाएं, रोजगार देने के साथ ही आर्थिक मदद उन्हें मिलती है। और हस्तशिल्प में चिकनकारी है, जैसे लोक चित्रकला है, फड़ चित्रकला है, हाथ ब्लॉक प्रिंट्स हैं, बंधेज के काम है, टाई एंड डाई है, दरी चटाई बुनाई, बांस से बने सामान, और जैसे शॉल की बुनाई है, ये सभी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही आकर्षक होती है। और मंदाकिनी जी, एक कनी शॉल है, उसकी बुनाई जो है वो कश्मीर की पारंपरिक हस्तकला है, और इसके बारे में हम खास बात, पश्मीना शॉल, जी बिल्कुल वही कहते हैं, और इसमें बेत या लकड़ी की सुइयों से इसको बनाया जाता है। ये हमने अलग से मतलब इसको देखा पढ़ा, तो इसमें करीब 70 के करीब सुइयां इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। और कश्मीरी भाषा में कनी का अर्थ होता है लकड़ी का छोटा आयताकार चरखा होता है, और जैसा आपने बोला ना, पश्मीना धागे से बनता है, तो ये ऊन से, जो हमारी बकरी होती है उसके ऊन से निकाल कर, बालों से बनाकर ऊन बनाते हैं, उससे बनाया जाता है, और जो इसके डिजाइनर होते हैं उनको नक्श कहा जाता है। ये इस कला की खासियत है, और भी बहुत सारी खासियत होगी, लेकिन जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। से लोग अपने शॉल लेकर आते हैं और गली गली में बेचते हैं। देखिए, इतनी महान कला है, ये बड़ी कला है, लेकिन जब वो गली गली में बेचने आते हैं तो कई बार अफसोस भी होता है देखकर कि इतनी बड़ी कला को इन्होंने साल भर में बनाया होगा, बहुत टाइम लगता है जरा सा काम करने में। हम एक सुई धागा लेकर कपड़ा नहीं सिल पाते हैं, सही बात है। अगर हमें कच्चे टांके लगाने को कोई कह दे तो हम नहीं कर पाते हैं, और वो कितना बारीक काम करते हैं। बिल्कुल, और उस बारीक काम को करके वो जब घर घर जाकर दिखाते हैं, और हम नहीं लेते हैं, कई बार देखकर बहुत महंगा है, बार्गेनिंग करते हैं, हमें लगता है हम कम से कम पैसे में शॉल ले लें या जो भी सामान है वो ले लें, तो दुखी होता है ना। बिल्कुल होते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर लाख की चूड़ियाँ, काथा वर्क, मधुबनी पेंटिंग के वस्त्र, कलमकारी, जरदोजी, कश्मीरी कढ़ाई, फुलकारी, पिपली और क्रोशिया कढ़ाई, रेशमी सूती धागों से कढ़े वस्त्र, कच्छ वर्क, तांत का काम, चंदेरी, बनारसी, भागलपुरी वस्त्र, यानी एक ही जगह पर हम हर प्रदेश के राज्यों की कला को देख सकते हैं। यानी हमने तो इतना ही बोला है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, अथाह चीजें होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो कांसे पीतल के सामान है, अचार है, पापड़ है, खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन कह लीजिए, पात्र, वो मन को बहुत खूबसूरत लगते हैं, भाते हैं, और उन्हें हम जरूरत के हिसाब से खरीद भी लाते हैं। हस्तकला को हम बढ़ावा दें, ऐसा हमें करना चाहिए। कारीगरों को मान सम्मान दें और उनके द्वारा बनी चीजों को खरीदें, जिससे कला जीवित रहे और किसी का घर भी चल सके। बिल्कुल। और आज के दिन हस्तकला दिवस सप्ताह चल रहा है, तो सभी को बधाई भी देते हैं कि सभी कारीगरों को मान सम्मान मिले, उनकी वस्तु को खरीदे। और एक संदेश और है इसी पर, वो देख लेते हैं कि लिखते हैं कि परंपराएं समाज में गहराई से निहित होती हैं और हस्तकला के शिल्प के माध्यम से कायम रहती हैं। हस्तशिल्प समृद्ध पारंपरिक कला, विरासत और संस्कृति के साथ साथ लोगों के जीवन शैली और इतिहास से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और क्षमताओं को संरक्षित
करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय कलाकार कला की ऐसी कृतियां बनाते हैं जिन्हें ऐसे रूपों में तराश कर बनाया जाता है जिन्हें उनकी मातृभूमि, संस्कृति और पौराणिक कथाओं की विरासत को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जा सके। और हस्तशिल्प बनाने की कला कहानी कहने का एक तरीका है। शिल्पकार सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को शामिल करते हैं, विचार, रूप, सामग्री और उत्पादन के तरीके, साथ ही अपने स्वयं के विश्वासों, सिद्धांतों, शैली की समझ और आत्मा को अपने तैयार उत्पादों में शामिल भी करते हैं। कितनी सारी सी जानकारी दी है, अच्छी सारगर्भित बात इन्होंने की है। लेकिन मंजरी अब गीत सुन ले। गीत बिल्कुल सुनाऊंगी। हाँ। लेकिन देखिए, जब हमने इतनी खूबसूरत चर्चा कर ली और मेरा ध्यान आपकी कुर्ते पर लगातार बना हुआ है, आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग तो सुना है ना कि ये हाथ मुझे दे दो। अच्छा। तो मैं उसी तरीके से कहना चाहती हूँ कि ये कुर्ता मुझे दे दो मंजरी। लीजिए, मैंने आपको दे दिया, इसी बात पे गाना सुना दीजिए। इसी खुशी में सुनते हैं जी। आप मुझे दे रही हैं अपना ही कुर्ता। बिल्कुल, ये गीत सुनते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙিলা রঙিলা शाम सावरे। ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। मंजरी जी, हमारे बहुत से जो सखी और सखा हैं वो अभी भी अपने संदेशों में लिख रहे हैं हस्तकला के बारे में। एक सखी लिखती है कि हस्तकला व्यक्ति की सोच, भावनाओं और सृजनात्मकता को निखारने में मदद करती है। हस्तकला व्यक्ति को शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। क्या बात है। एक सखी ने लिखा है कि हस्तशिल्प के सप्ताह के लिए कारीगरी को बधाई। अधिक से अधिक हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं खरीदकर कारीगरी को प्रोत्साहित करें और समय समय पर लगने वाले मेलों में जाएं और उनका बनाया सामान खरीदें ताकि उनको आर्थिक मदद मिले। बिल्कुल सही बात। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पूरे भारत में मनाया जाता है। ये देश के सभी राज्यों में लोगों के बीच हस्तशिल्प के बारे में समाज में जागरूकता, सहयोग और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक जानकारी दे रहे हैं कि इम्फाल में एक बड़ी पारिस्थितिकी शिल्प प्रदर्शनी पब्लिक लाइब्रेरी बीटी सड़क के परिसर में भी आयोजित की जाती है। मतलब ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छी सी जानकारी इम्फाल में किया जाता है। बिल्कुल। और देखिए, इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं घर में बड़ों का सम्मान। घर में वैसे तो सभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब घर में बड़ों के सम्मान की बात आती है ना मंदाकिनी जी, तो अनुशासन, परंपराओं को कैसे निभाना है, घर के संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हम वही संस्कार सीखते हैं और उनसे सीख करके अपने बच्चों को देते हैं कि घर में कैसे घर में बड़ों का सम्मान किया जाता है। हमें याद भी है कि हम अपने से बड़ों का कभी मजाक नहीं बनाते थे, चाहे वो बुआ, मौसी, चाची, दादी, नानी या कोई भी हो, भाई बहन हो। मगर आजकल तो हर रिश्ते में मजाक कर दिया जाता है और तंज कस दिया जाता है और फिर बाद में कह दिया जाता है ये तो भाई मजाक किया है। बस यही से मान सम्मान में कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उस क्षण लिहाज भूल जाते हैं। लेकिन जब बड़ों के अंदर वो रहता नहीं, ये तो मेरा लिहाज करेगा, तो वो थोड़ी सी स्थितियां वहां पे आ जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आपको बोलना चाहिए और बड़ों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है मंजरी कि जो रिश्ते हैं वो बहुत नाजुक हैं। जो संबंध बनाते हैं हम जब किसी से, वो हमारे पारिवारिक संबंध हो या बाहर हो, हमारे मित्र भी हो या हमसे बड़े बुजुर्ग हो, हम कार्य करने ऑफिस आते हैं, वहां आपसे बड़े होते हैं, सीनियर्स होते हैं। आप स्कूल जाती हैं, वहां आपके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, गुरु होते हैं, जहां पे भी बड़े लोग होते हैं और बच्चे भी हैं मान लीजिए, तो उनका भी हमें सम्मान करना होता है। ये नहीं कि हम बच्चों के साथ भी उटपटांग बात कर लें। अगर बच्चों से करेंगे तो फिर बच्चे आपके साथ करेंगे तो आपका सम्मान हर्ट नहीं करना। बिल्कुल, आप प्यार से कोई बात कह सकते हैं, है ना? और उम्र का ख्याल हमें रखना है। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान हर कीमत पर हर पल होते रहना चाहिए। बिल्कुल। आपका व्यवहार अगर खराब है तो सुधारिए अपने आप को। बिल्कुल, है ना? कई बार हमारा व्यवहार होता है हम थोप देते हैं सामने वाले पर, है ना? बिल्कुल सुधारना चाहिए ना। हम सुधारते नहीं
नहीं है, बल्कि हम दूसरे पर थोपते हैं अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी आदतों को, अपने तरीकों को, तौर तरीकों को, और हम समझते हैं कि सामने वाला भी वैसा बन जाए, वैसा ही रिएक्ट करे, जबकि होता नहीं है ना। बिल्कुल नहीं होता अपना है। एक व्यवहार होता है। आपके सामने अगर मधुर व्यवहार वाला आदमी बैठा है तो वो मधुरता से ही बात करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह हमें ध्यान भी, वैसे भी हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाते हैं और तहजीब में रहना, खुशियों में आशीर्वाद देकर जिंदगी में वो रंग भर देते हैं हमारे बुजुर्ग। और उनका तजुर्बा, उनकी सलाह मशविरा हमेशा एक नई ऊर्जा देता है। और कितनी भी दिक्कतें आ जाए मंदाकिनी जी, उनकी बातों को, सलाह को ध्यान में रखकर हम बहुत सी परेशानियों से, बड़ी बड़ी जो परेशानियां होती हैं उनको झेल जाते हैं। अगर वो साथ होते हैं ना तो घर की जिम्मेदारियां बहुत कम लगने लग जाती हैं। सही कहा आपने, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बेहद जरूरी होता है। उससे घर में रौनक रहती है, घर में एक समृद्धि रहती है और आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए मंजरी कि हम भी हमेशा युवा तो नहीं रहेंगे। आज जो हमारी उम्र ढल रही है ना, उम्र के ढलान शुरू हो गई है, तो कभी हम भी बुजुर्ग होंगे। तो आज जब हम उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं तो वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। जब हमारी बारी आती है तो वही बच्चा हमारे साथ करेंगे, क्योंकि वो कहानी भी आपने सुनी है ना, जब बेटा अपने पिता को कहता है कि आपने अपने पिता के साथ भी तो यही किया था जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। कहानी बहुत दिल को कहानी प्रसिद्ध है। जब उनके पिता ने अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव किया और वही जब बेटे ने किया और पिता ने प्रश्न किया तो बेटे ने कहा वही आप मेरे दादा के साथ जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो ये चीजें दोहराई जाती हैं। कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, घूम फिर कर बात वही आ जाती है। आप जो देते हैं वो आपको वापस मिल जाता है। तो आप अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बिल्कुल। और बुरा देंगे तो कहने की जरूरत नहीं है कि क्या मिलेगा। और देखिए, एक संदेश में इसी बात पे लिखते हैं कि बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृत और पारिवारिक संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बड़ों का सम्मान हमें उनके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से सीखने का अवसर प्रदान करता है। मान सम्मान सिर्फ अभिवादन करके ही नहीं किया जाता है। अभिवादन करने के साथ साथ और भी कई तरीके होते हैं जिनमें उनका पूरा ध्यान रखकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनको समय समय पर घुमाने ले जाकर घर के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले या किसी प्रकार के ठोस निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लेकर, और अगर किसी विषय को लेकर मतभेद भी हो रहा है तो उस विषय के बारे में प्रेम से उन्हें बताकर किसी निर्णय पर पहुंचना भी सम्मान ही है। बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने। और एक लिखते हैं हमारे सखा कि परिवार में बड़ों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बड़े हमारा मार्गदर्शन करते हैं। घर के जो रीति रिवाज होते हैं वह बड़ों से अच्छा कोई नहीं जानता। कहते हैं ना, घर में बच्चों और बड़ों के रहने से घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग ना हो तो उस घर में उन सब के ना होने से घर अधूरा अधूरा सा लगता है। मैं अपने बड़ों का सम्मान हाथ जोड़कर और पैर छूकर करती हूँ। और लिखते हैं कि यही हमारी हिंदू संस्कार हमें सिखाते हैं, उनको आदर सूचक शब्दों से बोलकर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और तब तक हम लोग एक गीत सुनते, फिर हम और संदेशों को पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि ये विषय तो बहुत बड़ा है और इतने शब्दों में बात हो भी नहीं पाती। मंजरी, अब वक्त हो चला है एक अंतराल का। छोटा सा अंतराल लेते हैं और फिर से लौटते हैं। इस अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में हमारी सभी सखियों और सखाओं का फिर से स्वागत है जी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो देखिए हमारे सभी श्रोता भाइयों और सखियों ने लिखा है एक संदेश। तो हमारे एक सखा लिखते हैं कि घर में बड़ों का सम्मान, भाई ये तो हमारे संस्कृत में शामिल है। बड़े यद्यपि किसी भी प्रकार के सम्मान के भूखे नहीं, अपितु ये जानने में समर्थ होते हैं कि इस आवागमन भरी दुनिया की सच्चाई में ही सभी का जीवन है और वे इस क्रम में क्रमशः आगे हैं। इस दृष्टिकोण से उन्हें सम्मानित किया जाए या नहीं, वे सभी का हार्दिक हित ही चाहते रहते हैं और उनकी इस चाह में उनके भी भविष्य संरक्षित रहते हैं। फिर यदि कोई सम्मान करता है तो वो अपने इस कार्य से अपने से छोटों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वयं भी उनके आशीर्वाद से लाभान्वित भी होते हैं। किंतु आज के फ्लैट संस्कृति वाले भागम भाग भरी जिंदगी में ऐसे परिवेशों का मिलना लगभग समाप्त प्राय ही दिखता है। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिख रहे हैं हमारे सखा कि घर में बड़ों का सम्मान घर में अगर चाहिए तो आपके पास समय नहीं है तो ठीक है, लेकिन रात में आपके पास तो समय होता है। रात में कुछ देर बुजुर्गों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाएं और सबसे जरूरी बात है कि उनका सम्मान करें। छोटी छोटी बात पर उन्हें डांटे नहीं, छोटी छोटी बातें ये एहसास न दिलाएं कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और वो कोई जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं रहे। उन्हें जिम्मेदारी दें और उनका पूरा सम्मान करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जब होते हैं घर में तो वो उनके पास बैठना, उनके हाथ उनके साथ बातें करना, उनके जीवन के किस्से सुनना, ये बहुत जरूरी होता है हर किसी के लिए। बच्चे इसी से सीखते हैं। और हमारी एक सखी लिखती है कि सम्मान जीवन का वो भाव है जिससे हमें छोटे बड़े सभी को देना चाहिए। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो ये मानकर चलना चाहिए कि सामने वाला भी हमसे कुछ पाने की इच्छा रखता है। हमें अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए क्योंकि वे ही ये लोग हैं जिन्होंने उस समाज का निर्माण किया है जिसमें आप हम रहते हैं। याद रखिए, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। यदि आप सामने वाले को सम्मान देंगे तो सामने वाला भी आपको सम्मान देगा। ये तो बहुत सही कहा कि जी आप क्या चाहते हैं, गिव एंड टेक है दुनिया में। और रही बात जब माता पिता और बड़े बुजुर्गों की, तो मंजरी ये बात और भी ज्यादा ध्यान रखने योग्य है। और सबसे बड़ी बात, हम जैसा पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं कि हम क्या देते हैं लोगों को, जो हमारे भीतर है। बिल्कुल, अगर आप दुखी हैं तो लोगों को दुखी देंगे। सही बात है। में खुशी है, आप सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो दुनिया में सकारात्मक। इसलिए तो कहते हैं कि मुस्कुराते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल है ना। इससे सामने वाला देखेगा तो वो एटलीस्ट अगर दुखी भी होगा किसी विचारों में भी, वो भी मुस्कुरा उठे सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम जो देते हैं ना, वही बात है कि हम क्या देते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात। जो आप दे रहे हैं वो पता चल जाता है कि आप किस व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर आप अपमान करते हैं, बात बात पर लोगों को इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, छोटा दिखाते हैं, हे बनाते हैं, तो ये आपका व्यक्तित्व पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। वही अगर आप लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, बिल्कुल, और उन्हें कुछ समझना और एक बराबरी का मौका देते हैं कि वो भी अपने विचार को रख सकें। बराबर के ही लोग क्यों ना हो, बात बराबरी की भी होती है, वो भी तो सम्मान चाहते हैं। आप भी तो मुझसे सम्मान ही चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, और मैं भी आपसे स्नेह चाहती हूँ, सम्मान चाहती हूँ। तो हम दोनों बहुत एक दूसरे को सम्मान देते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और बहुत जरूरी भी है। और अब एक जरूरी है, विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
तो मंदाकिनी जी देखिए, निमंत्रण देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले हम अपने नाते रिश्तेदारों को न्योतने की लिस्ट बना लेने लग जाते हैं, फिर दोस्तों और पड़ोसी, ऑफिस के साथ ही याद आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने इष्ट देवता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और अन्य देवी देवताओं, पुरखे, बुजुर्गों, पितरों एवं कुल देवी देवताओं को निमंत्रण देना आवश्यक होता है, और जिनके आशीर्वाद से सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कि हमारे जो परिवार के और सभी सदस्य उनको देने की बारी आती है। तो हमारी एक सखी लिखती है कि विवाह हो, जन्मोत्सव हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, किसी को बुलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे आत्मीयता का बोध हो और स्थान, समय, दिनांक, आयोजन में क्या क्या हो रहा है, इन सब की पूरी जानकारी उसे उस निमंत्रण पत्र में होनी चाहिए। इसके अलावा लोग बुला तो लेते हैं, लेकिन उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं होने से जो भी मेहमान है वो बहुत परेशान होता है। आजकल के इस बदलते दौर में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेहमान है उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। रहने से खाने तक के सभी व्यवस्था पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। और बुलाने के लिए सबसे अच्छा वाक्य क्या है जो लिखा है इन्होंने कि भेज रहा हूं ने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ये सब कार्डों पे लिखा होता था। और एक सखा लिख रहे हैं कि निमंत्रण देते समय किन बातों का ध्यान रखें। भाई, आजकल तो लोग अति व्यवहारिक हो गए हैं और फिर भी कहा ये जाता है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। ऐसे में जहां से निमंत्रण आया है वहां पर तो निमंत्रण पत्र भेज देना स्वाभाविक है, किंतु उनमें मीन मेख निकालने में लोग माहिर होते हैं। फिर उनके सलाहकार भी होते हैं, लेकिन बात सलाहकारों की माने जाए ये भी कोई जरूरी तो नहीं। सीधी बात यह है कि जहां मन आएगा वहीं निमंत्रण जाएगा। बिल्कुल। और अगले संदेश में व्यवहारिकता की बात ही कर रहे हैं जी। और अगले संदेश में भी तो लिखा है, ये लिखते हैं कि आपको अपने निमंत्रण को किस प्रकार शब्दों में लिखना चाहिए। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने निमंत्रण के माध्यम से किस लहजे में संदेश देना चाहते हैं। और टोन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि किसी स्थान, लेखन के अंश, परिस्थिति का सामान्य चरित्र या दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी शादी के लिए निमंत्रण बना रहे हैं तो संभावना है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द आपके अंतरंग गृह प्रवेश पार्टी की तुलना में थोड़े अधिक औपचारिक होंगे। विचार करने के लिए एक और कारक यह है कि आपके निमंत्रण के शब्द आपके व्यक्तित्व को कैसे दर्शाते हैं। यदि आप अपने कार्यक्रम को अनौपचारिक, चंचल और आरामदेह रखना चाहते हैं तो अपने निमंत्रण के शब्दों को थीम के अनुरूप रखें। और आप अपने निमंत्रण के लिए जो भी आवाज और लहजा चुने, आप इस सुनिश्चित करना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण घटना की जानकारी स्पष्ट रूप से संप्रेषित हो। और इसी तरह हमारी एक सखा लिखते हैं कि बड़ों का सम्मान तो हमारे भारतीय संस्कृति में जैसे जन्म से रचा बसा रहा है, लेकिन इस पर अब उंगली उठने लगी है, जिसका कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। इस पर आप अपनी राय दे कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम कतई मानने को तैयार नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में पैर छूकर आशीर्वाद लेने का चलन रहा है, जो पाश्चात्य संस्कृति में कहीं दूर तक नजर नहीं आएगा। अपने से बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने का तरीका सबको आता रहा है। आज एक हाथ मिलाना, बाय बाय करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का चलन और हाथ को होठों से सटाकर सीटी मारना आदर और प्यार का सूचक माना जाता है। अपने से बड़ों को सम्मान देना हमारे खून में रहा है और हम परिवार के अलावा किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के आने पर उसको पैर छूने से, प्रणाम करने से हिचकते नहीं थे, और आज लोग भूल चुके हैं। ये चिंता का विषय है। और मंदाकिनी जी, आज लोग पैर छूने की जगह घुटने छूने लग जाते हैं। हाँ, झुकते भी नहीं है, झुकते भी नहीं है। तो बीच में अब हमें पता है कि वो नीचे झुकेंगे नहीं, तो हम वहीं बीच में ही रोक देते हैं कि भाई अच्छा ठीक है धन्यवाद। तो इस तरह वो आशीर्वाद निकलता भी नहीं निकलता, क्योंकि सामने वाला उस श्रद्धा के भाव से आपके पैर छूता नहीं है, तो वो भाव भी नहीं आता उसको आशीर्वाद देने का। और हमारे एक और लिखते हैं कि पहले तो निमंत्रण देने का रिवाज जब शादी होती थी तभी दिया जाता था, और जो कार्ड होता था उसके ऊपर हमारे परिवार में या सभी परिवार में होता होगा, हल्दी और चावल का थोड़ा सा छिड़काव कर दिया जाता था, और जिससे पता पड़ जाता था कि ये शुभ कार्य का कार्ड है। पहले जब खाना पीना घर में ही तैयार होता था तो बाहर से हलवाई आते थे जो उनके हिसाब से सब कुछ होता था, और कार्ड पर लिखा जाता था कि अगर पूरा परिवार को बुलाना होता है तो नाम
लिख दिया जाता था और सह परिवार भी लिखा जाता था। और अगर कोई एक को बुलाना है तो किसी घर से तो उनका सिर्फ नाम ही लिखा जाता था और सबको समझ में आया तो कार्ड देखे कि सह परिवार लिखा है या एक ही नाम लिखा, तो उस हिसाब से व्यक्ति वहां पर जाया करते थे। यानी कि सपरिवार लिखा है तो सारा परिवार जाता था और अगर एक ही सदस्य का है तो वो ही जाना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल कि भी आपको सब परिवार बुलाना चाहते भी है कि नहीं, ये इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, है ना। और बहुत सारे विचार लगातार हमारे पास आ रहे हैं। आप कहें तो एक गीत सुना दें, कुछ और पढ़ना चाहेंगे? गीत सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो मंजरी कहाँ खो गई हो? हमें कनाताल हिल स्टेशन भी तो चलना है। हाँ, थोड़ी सर्दी लग रही थी इसलिए पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट। तो लगता है आपने गर्म कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ, कनाताल हिल स्टेशन ले चलते हैं सबको। तो देखिए ठंड का मौसम है लेकिन हम कनाताल हिल स्टेशन घुमाने वाले हैं क्योंकि यहाँ की अछूती प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियां मन को लुभा देती हैं। और ऐसे में ही आप सुंदर रंग बिरंगे ऊनी वस्त्र पहनकर जब फोटो लेंगे तो आपका मन झूम उठेगा, है ना? क्योंकि आपको सेल्फी लेने का सबसे ज्यादा शौक है। नाम हो गए कनाताल जो है चुना है कि वहाँ फोटो ले लेंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगेगा। और देखिए कनाताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा शहर है और भीड़ भाड़ से दूर हिमालय की गोद में बसा ये शहर कनाताल एक रत्न के समान है। वहाँ शांति है बिल्कुल। और सर्दियों से यानी आजकल दिसंबर में वहाँ पर सर्दियों में खासतौर से बर्फबारी होती है और ज्यादा बर्फबारी जनवरी में भी देखने को मिला करती है। बिल्कुल। और कनाताल घूमने का अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर तक का है। यहाँ भागीरथी और भील गना नदियां मिलती हैं और टेहरी जलाशय बनाती हैं जो कि और जो पन्ने जैसे रंग के कारण बहुत सुंदर दिखती है। और चंद्रवदनी और सेम मुखेन मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कनाताल में कोंडिया जंगल, ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यहाँ ऑर्किड के जंगल और घने वनस्पतियों के साथ साथ रास्ते में बने घर और पहाड़ियां और घाटियों के अद्भुत दृश्य के नजारे भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये कनाताल कहाँ है? अब बात जब ये उठेगी तो हम बता दें आपको कि देहरादून से 78 किलोमीटर, मसूरी से 38 किलोमीटर और चंबा से 18 किलोमीटर दूर है। आप कनाताल समुद्र तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और कनाताल एक बड़ा प्यारा सा गांव है। और यहाँ पर टेहरी डैम के बीच कैंपिंग तक कर सकते हैं। यहाँ प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर है। कनाताल ऋषिकेश से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। टेहरी लेक में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। चारों तरफ सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। बोटिंग के लिए जो धनराशि लगती है वो तो सभी को देना पड़ता है। और न्यू टेहरी डैम जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ये समुद्र तल से करीब 260 मीटर ऊंचा है। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बांध है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। और जो सुरकंडा मंदिर है दुर्गा जी को समर्पित है और ये हिमालय के पहाड़ों से घिरा है। मंदिर के चारों ओर अलौकिक नजारे देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो कैंप कार्निवल कनाताल, एक रात कैंप में गुजारे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ से आती हवाएं, कैंप फायर का मजा हम ले सकते हैं। और आगे जाकर कोडिया जो जंगल है उसे भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और कनाताल पहुंचने के लिए आप दिल्ली, मसूरी से भी बस लेकर जा सकते हैं। वहां से ऑटो कैब कर सकते हैं। रेल यात्रा भी आप कर सकते हैं। दिल्ली से देहरादून वाली ट्रेन ले सकते हैं। और आप वहां पे बहुत सारे रिसोर्ट्स वगैरह वो सब भी, स्काई ब्रिज और जिप लॉन्गिंग, विशाल झूलों का रोमांच का अनुभव भी कर सकते हैं। और वहां पर आप वहां के व्यंजन का स्वाद भी ले सकते हैं। तो मंजरी मुझे लगता है पूरा नाप करके आ गई है कि कहाँ कनाताल कितनी दूरी पर स्थित है। तो चलिए, आपके साथ जाने का एक मजा अलग ही रहेगा।
और साथ में सुनते हैं संगीत भी। जी, काम हो या बाहर के, हम सब एक दूसरे के काम ही आते हैं, पर यदि हम किसी से पैसे या किसी सामान की मदद लेते हैं तो समय पर उसे लौटाना जरूर चाहिए। मुझे कई साल पहले ही एक बात याद है, जब मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी और उसके फीस भरने की आखिरी तारीख थी। कुछ कारण से हम उसे पैसे नहीं भेज रहे पाए, तब उसकी सहेली के पापा ने तुरंत उसे पैसे भेज दिए और हमें परेशानी से बचा लिया। आज समय की गई उनकी ये मदद हम आज तक नहीं भूले हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत बार मदद ली है, बचपन माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कई बार मदद लेनी पड़ जाती है। और ये लिखते ही जीवन के सफर में अनेक अवसर आते हैं जब हम किसी से मदद लेते हैं। ट्रेन में अकेले आते जाते समय कई बार ऐसा हुआ जब सहयात्रियों के सामान उतारने में मदद करी। अचानक बारिश आने से मित्रों या किसी परिचित ने अपने वाहन से घर पहुंचाया और भी अनेकों बार किसी ने हमारी मदद करी। तो कई बार हम भी मुसीबत में किसी और के मददगार बन सकते हैं। एक ने लिखा है कि बैंक भी भरपूर मदद करते हैं। वैसे बचपन में आवागमन सुविधा इतना विकसित नहीं है, लोग साइकिल का प्रयोग करते थे। हाल ही में इन्होंने देखा है कि कोई कैरियर किसी का खाली था, फिर उसने लिफ्ट मांगी और इस तरह से भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और दूसरों की मदद करने से आपको जो सकारात्मक भावना मिलती है उसका असर इस बात पर पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो सभी की मदद करते हैं उनका आत्मसम्मान उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक होता है जो नहीं करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह की बहुत सारी संदेश सबने लिखकर भेजे हैं, और लेकिन समय का थोड़ा अभाव है और हम एक गीत सुनवा देते हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली।